अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मद्रास इससे पहले मैं देख चुका था। हम स्टेशन पर ही रहे। मद्रास से दूसरी ट्रेन पकड़ी और कांचीपुर शहर से होते हुए पांडिचेरी पहुंच गया। पांडिचेरी जिस वक्त ट्रेन पहुंची तो दिन के 4 बजे का टाइम था। यहाँ मौसम गर्म था, धूप निकली हुई थी। हमारी जैकेटें ठंडे कपड़े की थीं, फिर भी हमने उसके बटन खोल दिए थे। हवा चल रही थी जिसकी वजह से गर्मी का ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था। कमांडो औरंगजेब भारत के दूर जनूबी इलाके में पहली बार आया था। कहने लगा, हमारे कश्मीर में तो सख्त सर्दी पड़ रही है और यहाँ लोग गले में सिर्फ बुनियानें पहन कर फिर रहे हैं। मैंने कहा, यह जनूबी भारत का इलाका है। यहाँ दिसंबर के महीने में भी दिन को मौसम गर्म रहता है, सिर्फ रात को हल्की सी खुनकी हो जाती है, वो भी बराए नाम से। इसलिए यहाँ के लोगों के रंग काले हैं। जनूबी भारत में आपको कोई आदमी कोई औरत गोरे रंग की नहीं मिलेगी। सब के रंग काले होते हैं या फिर गहरे सांवले रंग होते हैं। गोरा रंग नागपुर से ऊपर ही रह जाता है। यहाँ का मौसम गर्म मरतूब होता है, बारिशें खूब होती हैं। लोगों की खुराक चावल है, रोटी भी चावल आटे की खाते हैं। सुर्ख मिर्चें बहुत ज़्यादा खाते हैं। होटलों और रेस्तोरानों में चावल के साथ सुर्ख मिर्चें पानी में घोलकर साथ रख दी जाती हैं। छोटे रेस्तोरानों में चावल प्लेटों की बजाय केले के पत्तों पर डालकर रख दिए जाते हैं। हमें भूख लग रही थी। हम एक छोटे से होटल में जाकर बैठ गए। होटल का काला काला लड़का हमारे लिए चावल का बर्तन लेकर आ गया। उसने पहले केले के पत्ते हमारे सामने मेज पर बिछे, फिर उसके ऊपर एक तरफ चावल डाले, एक तरफ सब्जी दाल और छोटी सी प्याली घुली हुई सुर्ख मिर्चों की ला कर रख दिया। हमने सुर्ख मिर्चों को हाथ भी न लगाया और सब्जी के साथ चावल खाकर होटल से बाहर आ गया। होटल में अगरबत्तियां सुलग रही थीं और विष्णु और गणपति देवता की तस्वीरों के आगे लोबान भी सुलग रहा था, जिसकी वजह से फिजा बहुत बोझल थी। जनूबी हिंद के शहरों में मुसलमानों की भी भारी तादाद है और ये मद्रासी मुसलमान हैं। इन शहरों में बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। उन बुजुर्गान दीन के मज़ार भी हैं जो इब्तदाई जाम में मुसलमान अरब ताजरों के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने इस्लाम की तबलीग किया और बुतों की पूजा करने वाले हिंदू को मुशर्रफ ब इस्लाम किया है। इब्तदाई दौर के अरब ताजरों की आमद रफ्त की वजह से यहाँ पर मुसलमानों की कल्चर की निशानियाँ भी आम मिलती हैं। उनकी ज़बान में अरबी के अल्फाज भी हैं और ये लोग बिरयानी बिल्कुल शुमाली हिंद के मुसलमानों की तरह बनाते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जनूबी हिंद में शुमाली भारत की निस्बत तालीम का मियार बहुत बुलंद है। अंग्रेज़ी हर स्कूल में पहली जमात से पढ़ाई जाती है। तमिल तेलुगु ज़बानों के साथ हिंदुस्तानी और उर्दू भी बोली जाती है। यहाँ के लोग अंग्रेज़ी आम बोल लेते हैं। अगर कोई मद्रासी उर्दू नहीं जानता तो वो आपसे अंग्रेज़ी में बात करेगा। खाना खाने के बाद हम पांडिचेरी के बाज़ारों में इधर उधर फिरते रहे। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, हमें ठहरने के लिए यहाँ कोई ऐसी जगह तलाश करनी होगी जो बंदरगाह के करीब हो और जहाँ हमें देखने वाले ज़्यादा लोग न हों। कमांडो औरंगजेब ने पूछा, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? मुझे मालूम था कि मद्रास में मद्रासी मुसलमानों की 3-4 सिरें हैं जहाँ मुसाफिर आकर ठहरते हैं। इन इलाकों में अभी तक सिरों का वजूद बाकी था। शायद ये करीम अरब ताजरों की वजह से था जो बसरा बगदाद से आकर यहाँ सिरों में आकर ठहरा करते थे। मद्रास में एक सिराई थी जिसका नाम सिराज सिराय था। मैंने उस सिराय में 3-4 दिन गुजारे थे। ये सस्ती भी होती है और यहाँ आमतौर पर मजदूर पेशेवर मुसाफिर लोग आकर 2-3 दिन ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। मैंने कमांडो औरंगजेब से जब सिराय का जिक्र किया तो वो हैरान होकर कहने लगा, ये शहर तो बड़ा मॉडर्न शहर लग रहा है, यहाँ सिराय हमें कहाँ मिलेगी? मैंने उसे सारी बात समझाई तो वो कहने लगा, क्या यहाँ हमें कोई ऐसी सिराय मिल जाएगी जो शहर से बाहर भी हो और बंदरगाह के करीब भी हो? मैंने कहा, अगर मिल गई तो बेहतर है, तलाश कर लेते हैं। अगर ना मिली तो 2-1 दिनों के लिए शहर के अंदर किसी सिराय में ठहर जाएंगे। सिराय में इसलिए ज़ोर दे रहा था कि वहाँ किराया सस्ता होता है। होटल इन शहरों में बड़े महंगे होते हैं और होटलों में आमतौर पर खुफिया पुलिस के आदमी ज़रूर मंडरा रहे होते हैं। पांडिचेरी शहर हमारे लिए बिल्कुल अजनबी था। जनूबी हिंद की फ़िज़ा और लोग उनकी ज़बान मेरे लिए अजनबी नहीं थे। बाज़ार अजनबी थे। हम चलते चलते एक चौक में आकर खड़े हो गए। बाज़ारों में रक्षा टैक्सियों के अलावा बैलगाड़ियाँ भी चल रही थीं।
उन बैलगाड़ियों में रक्षा टैक्सी की तरह सवारियां बैठती थीं। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, तुम यहीं 1 मिनट ठहरो। सामने पान सिगरेट की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ खंबे के पास एक दुबला पतला नौजवान सफ़ेद कमीज पतलून पहने खड़ा शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसके पास जाकर यूं ही अस्सलाम वालेकुम कह दिया कि अगर मुसलमान निकल आया तो अच्छा है। इत्तफाक से वो मुसलमान था। उसने वालेकुम अस्सलाम कहकर मेरी तरफ देखा। मैंने उससे अंग्रेज़ी में पूछा, यहाँ कोई सिराई मिल जाएगी जहाँ रात गुजार सकूँ? उसने अंग्रेज़ी में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, पंजाब से पांडिचेरी शहर की सैर व सियाहत के लिए आया हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि किसी होटल में ठहर सकूँ। मुझे जालंधर में किसी ने बताया था कि मद्रास और पांडिचेरी में ऐसी सिराएं मिल जाती हैं जिनका किराया सस्ता होता है। वो लड़का बोला, पांडिचेरी में 3 सिराएं हैं, उन तीनों को मुसलमान चलाते हैं। मैंने कहा, अगर कोई सिराए समंदर के करीब मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, समंदर की सैर भी हो जाएगी। वो लड़का कहने लगा, अच्छा तो फिर ऐसा है कि यहाँ से तुम पांडिचेरी जेटी को जाने वाली बस में सवार हो जाओ। कंडक्टर से कहना तुम्हें रॉयल सिनेमा के स्टॉप पर उतार दे। रॉयल सिनेमा के पीछे नारियल के दरख्तों वाला एक बाजार है, वहाँ शर्फिया सिराई है। यह सिराई समंदर के करीब ही है और वहाँ किराया भी बहुत कम लेते हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और सारी बात कमांडो औरंगजेब को जाकर बताई और हम वहीं से एक बस में सवार हो गए। मैंने बस कंडक्टर को बता दिया कि हमें रॉयल सिनेमा वाले स्टॉप पर उतार दे। हम रॉयल सिनेमा के बस स्टॉप पर उतर गया। उसके पीछे तो एक कुशादा बाजार था जिसके फुटपाथ के साथ साथ ऊंची ऊंची छतरियों वाले नारियल के दरख्त हवा में लहरा रहे थे। ये शाम की हवा थी जो समंदर की तरफ से चल रही थी। हवा में समंदर की नमी खास तौर पर महसूस हो रही थी। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, हम समंदर के करीब आ गए हैं, अब अशरफिया सिराई तलाश करते हैं। बाजार में दुकानें खुली थीं, शॉपिंग स्टोर भी, बेद और बांस के फर्नीचर की बड़ी बड़ी दुकानें भी थीं, रेस्तोरां भी थे जिनमें बत्तियां रोशन हो गई थीं और तमिल फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सांवली गहरी सांवली काली लड़कियां और औरतें साड़ियों में मलबूस आ जा रही थीं। पतलून कमीज वाले आदमी भी थे और ऐसे मजदूर टाइप आदमी भी थे जिन्होंने सिर्फ बुनियान पहने हुए थी और धोतियां जिन्हें यहाँ लुंगी कहा जाता है नीचे से उठाकर घुटनों पर रखी थीं। काफ़ी आगे जाकर मैंने एक वीडियो की दुकान से शर्फिया सिराई का पूछा। ये सिराई वहाँ से करीब एक गली में थी। गली काफ़ी कुशादा थी। एक बोसीदा सी पुरानी बिल्डिंग के बाहर उर्दू और तमिल जबान में अशरफिया सिराई का छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। डेवड़ी में तख्त पोश पर एक सफ़ेद कशकशी दाढ़ी वाला गहरे सांवले रंग का बूढ़ा धोती और बुनियान पहने छोटी सी संदूकची के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने जाकर सलाम किया तो उसने खुश होकर वालेकुम अस्सलाम कहा और तमिल ज़बान में कुछ पूछा। मैंने शिकस्ता हिंदुस्तानी में कहा कि मैं तमिल ज़बान नहीं जानता। वो मुस्करा कर उर्दू में बोला, तो फिर उर्दू में बात करो, हम उर्दू ज़बान भी जानता है। मैंने कहा, जी हम 2 दोस्त पंजाब के शहर मलेरकोटला से हैं, हम मुसलमान हैं, पांडिचेरी की सैर करने का इरादा लेकर निकले थे। आपकी सिराय में कोई सस्ता सा कमरा मिल जाएगा? बूढ़ा मद्रासी कहने लगा, सब कमरों का एक ही किराया है, तुम बोलो एक कमरा लोगे या 2 कमरे लोगे? मैंने कहा, हमें एक कमरा ही काफ़ी रहेगा, सिर्फ उसमें एक फालतू चारपाई की ज़रूरत पड़ेगी। वो बोला, वो हम डाल देंगे। फिर उसने संदूकची में से एक कापी पेंसिल निकाली और बोला, नाम बताओ। मैंने अपने और कमांडो औरंगजेब के मुसलमानों वाले फर्जी नाम बताया। उसने कापी पर लिख लिया और कापी बंद करके कहने लगा, एक कमरे का दिन रात का किराया 5 रुपये होगा, तुम कितने रोज़ ठहरना चाहते हो? मैंने कहा, 1 हफ्ता ज़रूर ठहरेंगे, पांडिचेरी बड़ा शहर है, उसकी सैर करने में इतने दिन तो ज़रूर लग जाएंगे। तो फिर ऐसा करो कि 1 हफ्ते का किराया अदा कर दो, मैं तुम्हें साफ़ सुथरा बिस्तर भी दूंगा और नहाने के लिए अच्छा साबुन तौलिया भी दूंगा। वो हंस रहा था। मैंने जेब से 30 रुपये निकाल कर उसे दिया और कहा, ये 30 रुपये आप अपने पास रखें, अगर हम इससे पहले भी चले गए तो आपसे कुछ वापस नहीं लेंगे। बूढ़े ने रुपये संदूकची में डालकर उसे ताला लगाया और उठकर हमारे साथ आ गया। वो हमें बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में ले आया जिसकी दीवार का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था। वहाँ पहले से एक चारपाई पड़ी थी
बूढ़ा जो सिराय का मालिक ही था, और बाद में उसने अपना नाम हाजी अब्दुल रज़ाक बताया। कहने लगा, मैं अभी दूसरी चारपाई डलवा देता हूँ। गुस्ल खाना नीचे अंदर वाले सैन में है। मैं तुम्हें अलग तौलिया साबुन भी भिजवा देता हूँ। हम अपने मुसलमान भाइयों का बड़ा ख्याल रखते हैं। सिराय का मालिक हाजी अब्दुल रज़ाक जब चला गया तो कमांडो औरंगजेब ने खिड़की में से दूसरी तरफ झांक कर देखा। कहने लगा, इधर तो गली में कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। मैंने कहा, ये कचरा गली हो गया। लोग मकानों का कूड़ा कचरा खिड़कियों में से गली में फेंक देते हैं। कारपोरेशन का ट्रक आकर ले जाता है। कमांडो औरंगजेब और मैं उस खिड़की पर आ गया जो सिराय के दरवाजे की जानिब खुली थी। नीचे कुशादा गली में लड़के बांस के बने हुए बाल से फुटबॉल खेल रहे थे। हाजी साहब की हिदायत पर मुलाजिम चारपाई लेकर ऊपर आ गया। उसके साथ साफ सुथरे 2 बिस्तर भी थे। हमने चारपाइयों पर बिस्तर डाल दिया। इस दौरान रात हो गई। औरंगजेब कहने लगा, ठिकाना तो हमें मुनासिब मिल गया है। अब हमें यह मालूम करना है कि बंदरगाह कहाँ है और बंदरगाह से जियागाम की वो खाड़ी कितनी दूर है जहाँ जहाज़ खड़े हैं। मैंने कहा, यह काम अगर हम दिन की रोशनी के वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रात को हम किसी भी पोजीशन को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकेंगे। चुनाचे हमने सुबह सूरज निकलने के वक्त अपने टारगेट का सर्वे करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी अपनी चारपाइयों पर बैठकर अपने मिशन के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। खाना हमने बाजार के रेस्तोरां से खा लिया था। 10 बजे रात तक हम अपने मिशन के इम्कानात और अंदेशों पर गौर व फिक्र करते रहे। इसके बाद सो गया। सुबह उस वक्त बेदार हुए जब गली में से एक ट्रक शोर मचाता हुआ गुजरा। मेरी आँख खुली। इसके साथ ही कमांडो औरंगजेब भी उठकर बैठ गया। यह ट्रक था। हाँ, मैंने कहा। मैंने उठकर खिड़की में से झांक कर देखा। शायद कचरा उठाने वाला ट्रक था। गली में खंभों की बत्तियां रोशन थीं। उनकी रोशनी में मुझे ट्रक का पिछला हिस्सा बाजार की तरफ घूमते नजर आया। मैंने औरंगजेब से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें सूरज निकलने से पहले पहले समंदर पर पहुंच जाना चाहिए। रात को हमने पांडेचेरी की बंदरगाह की सिमत मालूम कर ली थी। 5 मिनट बाद मैं और कमांडो औरंगजेब रात के लम्हा बलम्हा गायब होते अंधेरे और दम बदम बढ़ती हुई दिन की रोशनी में सिराई की डेवड़ी में से निकलकर बंदरगाह को जाती सड़क पर रवाना हो गया। कोई 3-1 फरलांग चलने के बाद हमें कुछ फासले पर पानी की सियाह चादर दूर तक फैली हुई दिखाई दी। उसकी एक जानब किनारे पर दूर तक रोशनियां चली गई थीं। उन रोशनियों का अक्स पानी में झिलमिला रहा था। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, हमें यहाँ रुक कर दिन निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। अंधेरे में हम किसी गलत जगह भी जा सकते हैं। फौजी असलह से लदे हुए जहाज़ों की वजह से सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी सख्त होंगे। हम एक जगह नारियल के दरख्तों के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद आसमान पर रोशनी के दारे फूटने लगे। ये सूरज तलु होने के पहले की रोशनी थी। समंदर में सुनहरी रोशनी ने आग सी लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये मलगजी रोशनी सूरज के तलु होने के बाद दिन के उजाले में तब्दील हो गया। अब हमारे सामने सारा मंजर वाज़ेह था। हमने देखा कि जिस तरफ रात को रोशनी नजर आ रही थी उस तरफ 10-12 बड़े बड़े समुद्री जहाज खड़े थे। उनके आगे समंदर का किनारा नारियल के झुंडों के साथ दूर तक चला गया था। दाएं जाने भी छोटे बड़े जहाज खड़े थे जिनके करीब से होकर स्टीमर गुजर रहे थे। एक जगह छोटी सी इमारत थी जिसके ऊपर कोई झंडा लहरा रहा था। कमांडो औरंगजेब ने कहा, मेरा ख्याल है ये बंदरगाह की इमारत है। हमें यह मालूम करना है कि जियागाम की खाड़ी किस तरफ है। वहाँ 2 चट्टानें सबसे बड़ी निशानी हैं। यहाँ से उठकर उस तरफ चलते हैं। जहाँ हम बैठे थे वहाँ कोई इंसान नहीं था। ज़रा आगे समंदर के रेतले किनारे पर से चलते चले गए तो कुछ झोंपड़े नजर आए। उनके सामने समंदर के पानियों में छोटी छोटी कश्तियाँ बलियों से बंधी हुई थीं। काले काले चंद एक माहीगीर भी बैठे आपस में बीड़ियाँ पीते हुए बातें कर रहे थे। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, मेरा ख्याल है ये मलाह हैं। इनसे एक कश्ती लेकर समंदर की सैर करते हैं। इस तरह हमें ज़्यादा दूर तक जाने का मौका मिल सकेगा। हमने मलाहों से एक कश्ती किराए पर ले लिया। मलाह ने कहा कि वो खुद कश्ती चलाएगा। हमने कोई एतराज़ न किया। हम कश्ती में बैठ गया। तामिल मलाह जिसने सिर्फ घुटनों पर लुंगी पहन रखी थी कश्ती में बैठकर चप्पू चलाते हुए कश्ती को किनारे से निकालकर समंदर में ले आया। वो किनारे से कुछ फासले पर कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता एक जानब चलाने लगा। उसे मालूम था कि जो लोग समंदर की सैर को वहाँ आते हैं उन्हें किस तरफ ले जाना होता है। हम आपस में पंजाबी ज़बान में बातें करने लगे।
ताकि ये तामिल मद्रासी मला हमारी गुफ्तगू जान समझ सके। मैंने मला से हिंदुस्तानी उर्दू में कहा, उधर वाला जो जहाज़ बाजू में खड़े हैं उस तरफ जाने को मांगता है। मुझे याद है मैंने इससे भी ज़्यादा गलत सलत उर्दू में तामिल मला से बात की थी। वो बोला उसकी मुझे उर्दू याद नहीं रही। उसका मतलब ये था कि मैं उस तरफ नहीं जा सकता, उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। हम समझ गए कि वो सिक्योरिटी का एरिया है। मैंने मला से कहा, अच्छा तो फिर तुम उन दरख्तों की तरफ ही हमें ले जाओ, हम ज़रा दूर तक सैर करना चाहते हैं। हम बंगलौर से यहाँ सैर करने ही आए हैं। इसके साथ ही मैंने 5 रुपये का नोट निकाल कर उसे दे दिया। 5 रुपये नोट लेकर वो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा ठीक है साहब, हम तुमको उधर की सैर करा देगा। मालूम हुआ कि उस तरफ जाने की भी ममानियत थी, मगर मला हमें समंदर में एक चक्कर काट कर किनारे के नारियल के झुंडों के पास ले आया। यहाँ हम किनारे पर उतर कर बैठ गया। मैंने सिगरेट सुलगा लिया, एक सिगरेट तामिल मला को भी दिया। 6-7 बड़े बड़े समुद्री जहाज हमारी दाएं जानब कुछ फासले पर समंदर में लंगर अंदाज थे। उनके मस्तूलों पर अपने अपने मुल्कों के झंडे लहरा रहे थे। कई जहाज़ों पर वायरलेस के एंटीने भी नस्ब थे। उनमें से एक जहाज़ ऑयल टैंकर था, जिस पर बड़ी बड़ी क्रेनों की तरह 2 ऊंचे ऐनी दरवाजे से बने हुए थे। उन जहाज़ों के पीछे पांडिचेरी की बंदरगाह की इमारत का ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा था, जिस पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा था। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, वो जहाज़ कहाँ हैं जिनकी हमें तलाश है? मैंने अपने अकब की तरफ देखा। उधर समंदर का किनारा कुछ दूर आगे जाकर बाएं जानिब घूम गया था। मैंने पंजाबी में उसे कहा, मेरा ख्याल है वो जहाज़ इस तरफ होंगे। औरंगजेब भी उधर देखने लगा। हम कश्ती में बैठ गया और मला से दूसरी तरफ चलने को कहा। वो बोला साहब उधर को जाना नहीं मांगता। इसका मतलब था कि इस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने तामिल मला को जेब से 5 रुपये का एक और नोट निकाल कर देते हुए कहा कि वो हमें दूर रहकर इस तरफ समंदर की सैर करा दे। वो तैयार हो गया। उसने कश्ती को समंदर में उस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ समंदर नारियल के झुंडों के अकब की तरफ मुड़ जाता था। जैसे ही हमारी कश्ती जरा आगे समंदर में आकर एक जानब मुड़ी तो हमें कुछ दूर समंदर में 2 बड़ी बड़ी चट्टानें निकली हुई नजर आईं। उन चट्टानों की दूसरी जानब 2 बहरी जहाज खड़े थे, जिनके कुछ हिस्से हमें नजर आ रहे थे। मैंने औरंगजेब से पंजाबी में कहा, मुझे यकीन है औरंगजेब यही हमारा टारगेट है। कमांडो औरंगजेब भी उन चट्टानों और उनके अकब में खड़े जहाज़ों की तरफ देख रहा था। कहने लगा कि अब इसकी तस्दीक कैसे हो कि यही इसराइली जहाज़ हैं? इससे पूछो कि इस तरफ जियागामी की खाड़ी कहाँ है। मैंने मला से जियागामी की खाड़ी के बारे में पूछा तो उसने चट्टानों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि जियागामी की खाड़ी उस चट्टान के पीछे है। मैंने उससे पूछा, ये जहाज़ किस मुल्क के हैं? वो बोला, मालूम नहीं साहब, पर हमें उस तरफ जाना नहीं मांगता। बस आगे हम नहीं जाएगा, हम वापस जाना मांगता है। और उसने कश्ती मोड़ दिया। इस असना में हमने एक स्टीमर को देखा जो चट्टानों के अगब से निकलकर दूसरी तरफ तेज रफ्तारी से जा रहा था। औरंगजेब ने कहा, मेरा ख्याल है ये कोस्ट गार्ड्स की बोट है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर ये लोग इधर आ गया और हमारी चेकिंग हुई तो तुम जानते हो कि हमारे पास कमांडो साबित होने के सारे सबूत मौजूद हैं। औरंगजेब ने बिल्कुल ठीक कहा था। इस वक्त हम दोनों की जैकेटों की जेबों में 6-6 इंतहाई ताकतवर बम और एक एक कमांडो चाकू मौजूद था। हम ये चीज़ें इसलिए अपने साथ ले आए थे कि सिराय के कमरे में उन्हें छुपाने की कोई काबिल एतबार जगह नहीं थी। कमरे की एक चाबी सिराय के मालिक के पास भी थी और मुमकिन था कि हमारे जाने के बाद वो कमरे की तलाशी लेता। इन कीमती चीज़ों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें जेब में रखकर समंदर में जहाज़ों के करीब जाना भी बेहद खतरनाक बात थी। चुनाचे हम वहीं से वापस आ गए।